दोस्तों 2 से 3 दिनों तक नेपाल में विरोध प्रदर्शन के बाद अब नेपाल की सड़कों पर, काठमांडू की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया है। चर्चा हो रही है कि कब नेपाल में शांति बहाल की जाएगी। हालांकि प्रयत्न जारी हैं क्योंकि केपी शर्मा ओली जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे वो इस्तीफा देकर विदेश भाग गए हैं। इस बीच में जो जेन जेड हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, इन्होंने अब ये सहमति जताई है कि यहाँ पर किसी के हाथ में सत्ता को सौंपा जाए, अंतरिम शासक बनाया जाए। इस बीच में जिन एक नाम की खूब चर्चा है उनके बारे में आपको बताएंगे। उसमें है सुशीला सुशीला कार्की नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री हो सकती हैं। ऐसा जेन जेड प्रदर्शनकारियों के बीच में अगर सहमति 100% बनी तो हो सकती है। लेकिन इस बीच में जो सुशीला कार्की कौन है और किस वजह से जेन जेड प्रदर्शनकारियों ने उनका नाम अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर लिया है, उनका भारत से क्या कुछ कनेक्शन है, इसे एक एक करके इसमें समझने की कोशिश करेंगे आसान भाषा में। अगर आप अब तक नहीं समझ पाए हैं तो आप इस वीडियो को आराम से देखिए और आराम से सुनिएगा। आपको ये तो जानकारी पूरी समझ में आ जाएगी कि सुशीला कार्की कौन है और नेपाल में विरोध प्रदर्शन की असली वजह क्या है, भारत से सुशीला कार्की के क्या कुछ कनेक्शन है। सबसे पहले कि सुशीला कार्की कौन है, जेन जेड प्रदर्शनकारियों ने क्यों लिया इनका नाम। तो सुशीला कार्की नेपाल सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस हैं जो कि पिछले कई सालों से सरकार विरोधी प्रदर्शनों को चेहरा रही हैं और वही उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर आवाज उन्हें माना जाता है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले सुशीला कार्की हैं। अब 7 जून 1952 को नेपाल के विराटनगर में पैदा हुई सुशीला कार्की की शादी नेपाली कांग्रेसी के नेता दुर्गा प्रसाद सुवेदी से हुआ। सुशीला कार्की 11 जुलाई 2016 को नेपाल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनी और इसके बाद उन्होंने न्यायिक स्वतंत्रता का पालन करते हुए नेपाल सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ कई फैसले लिए, जिसे देखते हुए साल 2017 में नेपाल सरकार ने संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया, इम्पीचमेंट पेश किया। लेकिन जनता सड़कों पर उतर गई और उनके रिटायरमेंट से एक दिन पहले महाभियोग प्रस्ताव वापस ले लिया गया। इसके बाद से वह नेपाल में भ्रष्टाचार के विरोध का एक चेहरा बन गई और यही वजह है कि नेपाल के जेन जेड जनरेशन के बीच वो काफी लोकप्रिय हो गई। अब कहां से उनकी पढ़ाई हुई है, इंडिया से क्या कनेक्शन है, पहले इसे समझ लेते हैं। तो सुशीला कार्की की जो शिक्षा की बात करें तो उन्होंने विराट नगर से ही प्रारंभिक स्कूली शिक्षा की, जबकि 1972 में विराटनगर से ही उन्होंने बीए किया। और इंडिया कनेक्शन की अगर बात करें तो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन इंडिया से की है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय जो BHU है वाराणसी से राजनीतिक विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। और यही उनकी मुलाकात हुई दुर्गा प्रसाद सुवेदी से और दुर्गा प्रसाद सुवेदी से उनके आगे चलकर शादी हुई। हालांकि इसके बाद 1978 में नेपाल की त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में उन्होंने लॉ में भी ग्रेजुएशन किया। इसके बाद वकालत की प्रैक्टिस की और 1985 में उन्होंने एक शिक्षिका के तौर पर भी काम किया हुआ है। ये जो जानकारी है उनके जो सुशीला कार्की हैं उनको लेकर के शिक्षा और भारत से कनेक्शन ये हमने आपको बताया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे आंदोलन का निष्कर्ष है कि गैर राजनीतिक बनाए रखना, साथ में बेरोजगार, भ्रष्टाचार, इन सब को नेपाल में कम करना, हटाना। सुशीला कार्की का नाम सबसे ऊपर है जेन जेड के जो लोगों के बीच में। जो एक दूसरा नाम है वो है काठमांडू मेयर बालेंद्र शाह की। बालेंद्र शाह युवा नेता हैं, सागर ढकाल का नाम भी इस चर्चा में है। लेकिन आंदोलनकारी युवाओं का मानना है कि सुशीला कार्की ही अच्छी और न्यायप्रिय निष्पक्ष हो सकती हैं, इसलिए अंतरिम प्रधानमंत्री नेपाल के सुशीला कार्की को ही होना चाहिए। इसके बाद देखें तो सेना प्रमुख हैं अशोक राज सिंहदेल। उन्होंने भी पहले सुझाव ये किया था कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी या दुर्गा परसाई के से बात करनी चाहिए उन्हें, लेकिन युवाओं ने ये प्रस्ताव खारिज कर दिया और वे किसी भी ऐसे ताकत से दूरी बनाए हुए हैं जिनका राजनीतिक एजेंडा हो।
और यही वजह है कि जेनजेड जनरेशन जो है, जेनजी जिसे कहते हैं आप, वो सुशीला कार्की के नाम को सबसे ऊपर रखा है। अब सुशीला कार्की की अगर देखें तो सीधे तौर से सत्ता से टक्कर लेने वाले सुशीला कार्की कई बड़े फैसलों की वजह से जाने जाती हैं नेपाल में। ये माओवादी सेंटर और नेपाली कांग्रेस की महाभियोग प्रस्ताव भी इन्होंने लाया था 2017 में। इन पर लाया गया था कार्की के कार्यकाल के दौरान। इस कदम का देश भर में विरोध हुआ था और इसके बाद ये प्रस्ताव वापस ले लिया गया था। नेपाली कांग्रेस नेता हैं जो सुशीला कार्की हैं। इसके अलावा इन्होंने कई किताबें लिखी हैं। न्यायपालिका से रिटायर होने के बाद सुशीला कार्की जो किताब लिखी 2018 में, उनकी आत्मकथा है न्याय नाम से, और ये भी आई 2019 में। उनका एक और नोवेल आया जिसका नाम है कारा, ये भी पब्लिक हुआ, जो कि विराटनगर जेल के अनुभवों पर आधारित है। ये हमने जो आपको जानकारी दी है ये है सुशीला कार्की के बारे में। अब थोड़ी सी जानकारी ये भी समझिए कि नेपाल में जो जेन जेड क्रांति है, डीप स्टेट की करतूत कैसे बनती जा रही है। यहाँ पर भ्रष्टाचार, और सबसे बड़ी है कि इसके पीछे एक आंदोलन का भी और एनजीओ का भी हाथ है, जिसमें हामी नेपाल एनजीओ बताया जाता है। हामी नेपाल एनजीओ के जो संस्थापक हैं वो है सुदन गुरुङ। सुदन गुरुङ ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किए कि अब नेपाल के युवाओं को जागना होगा और बहुत हुआ, अब नहीं सह सकते। इसके बाद ही जैसे ही सोशल मीडिया बैन हुआ नेपाल में, तो सारे जो छात्र थे, जेन जेड हैं, वो सारे प्रदर्शनकारी कोई स्कूल यूनिफॉर्म में तो कोई किसी सिविल ड्रेस में पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हालांकि विरोध बढ़ता देख प्रधानमंत्री को मजबूरन यहाँ पर रिजाइन देना पड़ा केपी शर्मा ओली को, और नेपाल से हेलीकॉप्टर से उन्हें विदेश भागना पड़ा। इसमें फाइनेंस मिनिस्टर पकड़े गए। प्रदर्शनकारियों के बीच में उन्हें सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इसके अलावा भी कई मंत्री हैं जिनके घर फूंक दिए गए, राष्ट्रपति भवन फूंक दिया गया, प्रधानमंत्री आवास को आके हवाले कर दिया गया। एक कई मीडिया चैनल्स हैं जिसमें के ऑफिस पर आग लगा दी गई है। तो ये भी सारी जो घटनाएं हैं वो आई है। दूसरी तरफ से ये भी है कि नेपाल के अस्थिरता के माध्यम से अमेरिका या फिर चीन अपने जो भू राजनीतिक हित है वो साधने की कोशिश में लगा हुआ है। नेपाल के इस क्रांति को डीप स्टेट की करतूत क्यों माना जाता है, इसके पीछे की वजह ये है कि यहाँ पर 26 अन्य प्लेटफॉर्म हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो सोशल जो ऐप है वो बैन हुआ, उसमें चीन और अमेरिका के, जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है और 26 अन्य प्लेटफॉर्म भी है, टिकटॉक भी है। और यहाँ पर इन सबको बैन किया। लेकिन चीन ने चू तक नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला कि हाँ नेपाल में ये हो रहा है, ये गलत है, या फिर लोगों के बीच में ये सही है। लेकिन नेपाली जनता का जो लोकशाही है इससे भी मोह भंग हो गया है। 2008 में यहाँ पर राजशाही समाप्त हुआ था, लेकिन अब नेपाली जनता ये भी चाह रहे हैं कि राजशाही फिर से यहाँ पर वापस आ जाए, राजतंत्र आ जाए। जबकि यहाँ पर लोकतंत्र 17 साल से है, 14 सरकारें यहाँ पर बदल चुकी है 17 साल में, जिसमें लोकतंत्र के प्रति मोह भंग पैदा होना यहाँ पर स्वाभाविक ही है। डीप स्टेट जो शब्द है इसका इस्तेमाल इसलिए होता है कि एक गुप्त और अनअधिकृत नेटवर्क है, इसको दर्शाता है डीप स्टेट में, जिससे सरकारी हो, कॉरपोरेट हो, गैर सरकारी और अभिभाज्य वर्ग हो, इसमें नीति निर्माण को नियंत्रित किया जाता है। डीप स्टेट इसी वजह से इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई एनजीओ हैं जो वो भी इस पूरे विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। अब इसके अलावा देखें तो ग्लोबल अगर देखें तो इसका असर भी रहा। जैसे भारत पे के जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ भी अलर्ट कर दिया गया। अमेरिका और अन्य देशों में भी भाई भतीजावाद की जो शिकायतें हैं वो आम हैं। लेकिन अब सवाल है कि नेपाल में ही ये मुद्दा इतना उबाल क्यों मार रहा है। तो इसके पीछे है एक तो राजतंत्र की मांग, दूसरी बेरोजगारी ज़्यादा है यहाँ पर। इसके अलावा सोशल मीडिया बैन हो गया, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया, बेरोजगारी दर 10% से ज़्यादा हो गई। 0 से 6% तक रहे तो नॉर्मल माना जाता है किसी देश के लिए उसके, लेकिन 10% से ज़्यादा यहाँ बेरोजगारी दर हो गई है। और इसी वजह से जेन जेड प्रदर्शन हुआ, विरोध हुआ, और इससे ये नई कहानी निकल कर सामने आई। तो जो कहानी थी उस कहानी को हमने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आए तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।